नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बाद मुग़ल साम्राज्य और उत्तरकालीन मुग़ल शासक के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे थे मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण, और आज हम उत्तरकालीन मुग़ल साम्राज्य से संबंधित जो शासक थे उनके बारे में हम बात करेंगे और कुछ घटनाओं की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 7 मार्च 1707 ईस्वी को अहमदनगर में हो गई। ठीक है, तो होता क्या है आगे कि औरंगजेब के पुत्रों में सत्ता संघर्ष होने लगता है। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में चर्चा किए थे कि मुग़ल साम्राज्य में जो मुग़ल शासक थे उसमें उन्होंने जो उत्तराधिकारी कौन होगा, उत्तराधिकार के नियम की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं थी, जिसके चलते हमें बार बार सत्ता संघर्ष देखने को मिलता रहा। तो औरंगजेब के जो पुत्र थे उनमें सत्ता संघर्ष होने लगा। तो इसके 3 पुत्र यहाँ हम देख रहे हैं, मोहम्मद मुअज्जम है, मोहम्मद आजम है और मोहम्मद कामबख्श है। तो इन तीनों में सत्ता पाने के लिए संघर्ष चल रहा था, जिसमें हम देख रहे हैं कि मोहम्मद मुअज्जम जो है वो विजयी होता है। और इस तरीके से संघर्ष में चलते चलते, या फिर ये भी कह लें कि औरंगजेब जब 90 वर्ष तक की आयु तक था तब तक उसने शासन किया। ठीक है, तो इस तरीके से 63 वर्ष की आयु में जो है मुअज्जम जो है राजा बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है जो बहादुर शाह प्रथम कहलाता है। जो मुअज्जम है उसे बहादुर शाह प्रथम कहा जाता है। ठीक है, वह एक नेक और उदार व्यक्ति था। वह एक नेक और उदार व्यक्ति था। तो कैसे पता चलता है कि वो नेक और एक उदार व्यक्ति था? तो होता ये है कि औरंगजेब के समय से 1689 ईस्वी से कैद साहू जी महाराज को उसने क्या किया, छोड़ दिया। क्योंकि तनाव के चलते औरंगजेब ने उन्हें क्या किया था, कैद कर लिया था। लेकिन औरंगजेब के बाद जब बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, मतलब कि मुअज्जम का जब शासन होता है तो उन्होंने क्या किया कि इनको कैद से छोड़ दिया, आज़ाद कर दिया। और जो राजपूतों के प्रांत थे जो मुग़ल साम्राज्य में शामिल किए गए थे, उन राजपूतों के प्रांत को भी क्या किया, इन्होंने लौटा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदू जो शासक थे या छोटे राजा थे जिनके प्रांत को मुग़ल साम्राज्य में औरंगजेब ने मिलाया था, तो उनके प्रांत को इन्होंने लौटा दिया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह एक नेक और उदार और ईमानदार व्यक्ति था। ठीक है, लेकिन यही हम देखते हैं कि अगर हम सिखों की बात करें तो सिखों से इनका तनाव बना रहा। जैसे कि बंदा बहादुर से इनका तनाव बरकरार रहा, उनसे इनकी कोई समझौता नहीं हो सकी। तो सिखों से खूब इनकी तनातनी होती रही। ठीक है, अब होता क्या है आगे कि मुअज्जम की मृत्यु जो है 27 फरवरी 1712 ईस्वी को कर दी गई। अब फिर जो मुअज्जम के पुत्र होते हैं उनमें सत्ता संघर्ष होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इनके 4 पुत्र हैं। तो एक है जहांदार शाह है, दूसरा है अजीमुस शान है, तीसरा जहान शाह है और चौथा रफीउस शान है। ठीक है, तो इसमें पुनः सत्ता संघर्ष होने लगता है। और आगे हम यहाँ देखते हैं कि इनमें जो विजयी होता है तो वो जहांदार शाह होता है। और जहांदार शाह के विजय के पीछे ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता होती है। जुल्फ़िकार खां की सहायता से ये जो है सत्ता में सत्ता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, कौन? जहांदार शाह प्राप्त कर लेता है। अब इसमें एक शब्द आया है ईरानी दल के नेता। तो होता क्या है कि जो मुग़ल दरबार था वो कई सारे दलों में बटा हुआ था, गुटों में बटा हुआ था। जैसे ईरानी दल, अफ़गानी दल, तुरानी दल, हिंदुस्तानी दल। तो इस तरीके से 4-5 दलों में वो जो है बटा हुआ था। तो जो अमीर थे, उनके सामंत थे, ये अलग अलग दल बना करके अपनी जो है षड्यंत्र और कूटनीति, राजनीति किया करते थे। इसी क्रम में हम देखेंगे आगे चल करके कि सैयद बंधु आते हैं जिन्हें इतिहास में किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। तो सैयद बंधु जो थे वो हिंदुस्तानी दल के नेता थे, जिनको हम आगे देखेंगे। तो यहाँ हम देखें कि ईरानी दल के नेता जुल्फ़िकार खां की सहायता से जहांदार शाह विजयी हुआ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि आगे जो है यहाँ फर्रुखसियर जो अजीमुस्तान का पुत्र होता है, ये क्या करता है, फर्रुखसियर की जहांदार शाह को मारकर और 11 फरवरी 1713 ईस्वी को राजा बनता है। ठीक है, लेकिन इसको राजा बनाने में सैयद बंधुओं का जो है समर्थन प्राप्त होता है इसे। ठीक है, तो सैयद बंधु की सहायता से इसने क्या कर लिया था, अपना जो है गद्दी प्राप्त कर लिया था, सम्राट बन गया था। कौन बना था, फर्रुखसियर बना था। ठीक है, तो सैयद बंधुओं इसको सम्राट बनाने में इसकी सहायता की थी, तो इसलिए सैयद बंधुओं को इसने अपना वजीर बना लिया, अपना प्रधानमंत्री इन्होंने बना लिया। तो उसमें सैयद बंधु दो थे, एक थे हुसैन अली खां और एक थे अब्दुल्ला खां। तो अब्दुल्ला खां को इसने क्या किया, अपना वजीर बना लिया। ठीक है, शासन में सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप बढ़ जाने के कारण सैयदों के हत्या का असफल प्रयास किया, लेकिन सैयद बंधु जो थे इसके शासन में अपना हस्तक्षेप जो है बढ़ाने लगे थे, बार बार अपनी मर्जी चलाते थे। तो ये चीज़ जैसे सम्राट जो था उस समय फर्रुखसियर था, उसको अच्छा नहीं लगता था, तो इसने योजना बनाई कि सैयद बंधुओं की हत्या कर दी जाए, लेकिन असफल रहा, उसमें सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं, क्योंकि सैयद बंधुओं के इसके बारे में पहले ही पता चल चुका था। तो सैयद बंधु सावधान हो गए और इसने, तो फर्रुखसियर की हत्या क्या होता है कि सैयद बंधुओं को जब ये पता चल गया कि ये हमारी हत्या के लिए षड्यंत्र रच रहा है फर्रुखसियर, तो उन्होंने क्या किया कि सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियर की हत्या करा दी। कब कराई थी, 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को फर्रुखसियर की जो है उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तराधिकार के लिए हत्याएं होती रहीं और राजा आते रहे और जाते रहे। ठीक है, अब एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि उत्तरकालीन मुगल शासक कौन कौन आते हैं। ठीक है, और इनको राजा बनाने में कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि सैयद बंधुओं का हाथ होता है। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ है रफ़ी उद्दरजात है, तो ये जो है 28 फरवरी 1719 से, ठीक है, अप्रैल 4/6/1719 ईस्वी तक ये राजा बना रहा। फिर आता है रफ़ी उद्दौला, ये जो है 6/6/1719 से 1719 तक ये राजा रहा। इसके बाद आता है मोहम्मद शाह, ये सितंबर 1719 से 1748 ईस्वी तक ये राजा रहा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि इसने सैयद बंधुओं की हत्या करवाया था। किसने करवाया था, मोहम्मद शाह जो था उसने जो है सैयद बंधुओं की हत्या करवाया था। और सैयद बंधुओं की हत्या के पीछे ईरानी दल के जो सरदार थे उन्होंने इसकी सहायता की थी। ठीक है, अब इसके बाद आता है, तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो दो ऊपर के शासक हैं ये बहुत ही कम समय तक शासन किए, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि मोहम्मद शाह जो है ये सितंबर 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक ये शासन किया। इसका शासन जो है लंबा रहा। तो इसके शासनकाल में हम देखते हैं कि कुछ विदेशी हमले होते हैं, अहमद शाह अब्दाली का अभियान शुरू होता है, नादिर शाह का अभियान शुरू हो जाता है और मुग़ल साम्राज्य से कुछ अलग स्वतंत्र राज्य हो जाते हैं। कुछ छोटे राज्य जो थे वो स्वतंत्र हो गए। तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे कि निजामुल मुल्क एक होता है, तो निजामुल मुल्क जो है दक्षिण में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेता है। ठीक, फिर सआदत खान ने अवध को एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर लेता है और अवध का शासक बन जाता है। फिर मुर्शीद कुली खां आता है जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का शासन अपने हाथों में कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय जो है ये 1754 से लेकर के 1759 ईस्वी तक ये जो है शासन करता है। फिर आता है शाह आलम द्वितीय, ये 1759 से लेकर के 1806 ईस्वी तक ये जो है शासन करता है। तो कहते हैं लास्ट को शाह आलम की ये जो है एक
कठपुतली था, इसका अपना कुछ नहीं चल पाता था और ये जो है अंग्रेज़ों के जैसे एक तरीके से अधीन हो गया था। तो ये शॉर्ट में हमने देखा उत्तरकालीन मुग़ल शासक कौन कौन से रहे और कितने समय तक इन्होंने शासन किया। अब हम बात कर लेते हैं सैयद बंधुओं की भूमिका। तो सैयद बंधु थे कौन, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को सैयद बंधु कहा जाता है। किसे किसे? तो अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां को सैयद बंधु कहा जाता है। ठीक है। अब होता क्या है कि ये थे कौन, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मुग़ल दरबार के प्रमुख दल जो थे, तो इसमें पहला है ईरानी दल है, तुरानी दल है, अफ़गानी दल और हिंदुस्तानी दल है। तो जो सैयद बंधु थे ये हिंदुस्तानी दल के नेता थे। मुग़लों के भारत आने से पहले ही सैयद बंधु के जो पूर्वज थे वो भारत आ चुके थे। ठीक है। और भारत आकर के बस चुके थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है इन्होंने कुछ गांव बसाए थे, 12 गांव बसाए थे, जिसके चलते इन्हें सैयद कहा जाने लगा था। ठीक है। तो ये अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे और जो सैयद थे वो कहते थे कि उनका संबंध मेसोपोटामिया के अब्दुल फराह नाम के व्यक्ति से है। वो ये कहते थे कि सैयद जो थे वो मेसोपोटामिया के अब्दुल फराह नामक व्यक्ति के वंशज थे और ये कहते थे कि मेसोपोटामिया के वसैत वंश से उनका संबंध रहा है। और सैयद बंधुओं के जो पिता थे वो सैयद मियाँ थे और सैयद मियाँ जो थे वो अजमेर और बीजापुर के सूबेदार के पद को भी सुशोभित किया था। ठीक है। अब्दुल्ला खां और फर्रुखसियर का वजीर बना। ठीक है। तो हम पहले देखे हैं कि फर्रुखसियर को सम्राट किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने बनाया। तो जो अब्दुल्ला खां थे उनको बनाया गया था फर्रुखसियर का वजीर, इनको जो है फर्रुखसियर का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो अब्दुल्ला खां को जो है फर्रुखसियर ने, सम्राट ने कई जो है उपाधियों से नवाजा था। तो किस किस उपाधि से यहाँ देख रहे हैं हम उन्हें जो है, तो उन्होंने कहा इनको जफर जंग और यारे वफादार, जफर जंग और यारे वफादार की उपाधि से इनको जो है उन्होंने सम्मानित किया था। और हुसैन अली खां की उपाधि को उन्होंने कहा कि फिरोज जंग के नाम से उन्होंने इनको नवाजा था। ठीक है। इसी बीच में हम देख रहे हैं कि सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप और इनका प्रभाव सम्राट के साथ जो है एक तरीके से बरकरार है और दोनों में तनाव चल रहा है, सैयद बंधुओं में और सम्राट में भी, इसलिए कि सैयद बंधुओं का हस्तक्षेप शासन कार्यों में बढ़ता जा रहा था। इसी बीच में हम देखते हैं कि तुरानी दल का एक सरदार होता है मीर जुमला। तो सैयद बंधु के प्रति उसके मन में ईर्ष्या जगी, क्योंकि सैयद बंधुओं की सहायता से फर्रुखसियर जो था वो सम्राट बन गया था और सम्राट जो था वो सैयद बंधुओं को अपना वजीर बनाया था, प्रधानमंत्री बना लिया था और कई सारे उपाधियों से उनको नवाजा था। ये चीज़ मीर जुमला को अच्छी नहीं लगी, तो उसने एक तरकीब सोच ली थी कि हम सम्राट के करीब जाएंगे और उनका विश्वास जीतेंगे, और होता भी ऐसा है। तो मीर जुमला का इसमें क्या होता है कि मुलाकात हो जाती है फर्रुखसियर से और मीर जुमला जो है फर्रुखसियर के साथ अपनी वफादारी जो है साबित कर देता है। ठीक है। तो होता क्या है कि फर्रुखसियर जो सम्राट होता है वो ये कह देता है लास्ट में कि मीर जुमला जो सरदार है तुरानी दल का, तो मीर जुमला के शब्द, मीर जुमला के हस्ताक्षर मेरे हस्ताक्षर होंगे। ठीक है। ये चीज़ जो है सैयद बंधुओं को अच्छा नहीं लगा और इसका उन्होंने विरोध किया कि आप सम्राट हैं तो आपकी बात तो समझ में आती है कि आप जो कहें, आप जो हस्ताक्षर करें वो बात मानी जाएगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि मीर जुमला का हस्ताक्षर और मीर जुमला के जो शब्द हैं वो हमारे ही शब्द होंगे। ये बात उनको अच्छी नहीं लगी और इसका उन्होंने विरोध किया। ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सैयदों का मीर जुमला और सम्राट का उन्होंने क्या किया? विरोध किया। ठीक है।
तो सैयदों का सम्राट छोड़ देना, दरबार जो है छोड़ दिया सैयदों ने। तो होता क्या है कि धीरे धीरे करके सम्राट से सैयद बंधुओं का तनाव इतना बढ़ जाता है कि उन्होंने दरबार में आना छोड़ दिया। तो जब सैयद बंधु दरबार में आना छोड़ दिए तो उसके बाद होता क्या है कि हुसैन अली खां को क्या किया जाता है कि दक्षिण का सूबेदार बनाया जाता है। लेकिन अब्दुल्ला खां को हुसैन अली खां अकेले दरबार में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि यहाँ जो है दूसरे जो दल के सरदार थे वो षड्यंत्र करते थे और वो जो है अब्दुल्ला खां को मार सकते थे, उनकी हत्या कर सकते थे। इसलिए हुसैन अली खां ये सोचता था कि हमारा भाई हमारे साथ रहे ताकि हम उसकी हिफाजत कर सकें, ठीक है। लेकिन सम्राट को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था, मतलब कि फर्रुखसियर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। तो उसने इस चीज़ का क्या किया, विरोध किया। तो व्यवस्थाएं इस तरीके से करके बिगड़ती जा रही थी। तो जो उस समय राजमाता थी उनका हस्तक्षेप होता है, उनकी मध्यस्थता होती है इसमें। तो उन्होंने कहा कि मीर जुमला को पटना का जो है सूबेदार बनाया जाए और हुसैन अली खां जो है दक्षिण का सूबेदार बन ही गया था। तो दोनों अलग अलग अगर रहेंगे तो दोनों एक दूसरे के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे या दोनों को एक जिम्मेदारी और एक पद मिल जाएगा। लेकिन सम्राट ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। तो सम्राट ने क्या किया कि गुजरात के जो सूबेदार थे दाऊद खां जो था उसको कहा कि हुसैन अली खां को मारने का जो है प्रयास करो और उसे मारो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ जो है सैयद बंधुओं को पता चल जाता है कि सम्राट ने दाऊद खां जो कि गुजरात का सूबेदार है उसको मारने के लिए आदेश, उसे हम लोगों को मारने के लिए आदेश दिया हुआ है। तो इस कंडीशन में होता यह है कि उन्हें पता चल जाता है और सैयद बंधुओं ने क्या किया कि दाऊद खां की हत्या कर दी, दाऊद खां को मार डाला, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि फर्रुखसियर का मराठों को संदेश, तो क्या संदेश देता है, वो ये कहता है कि दक्षिण में चूंकि मराठा थे और हुसैन अली खां सूबेदार बन गया था दक्षिण का, तो मराठाओं को उसने संदेश भेजा कि जो आदेश है हुसैन अली खां का उसका तुम उल्लंघन करो, उल्लंघन करोगे तो मतभेद होगा, ठीक है। मतभेद होगा तो संघर्ष होंगे, संघर्ष में हुसैन अली खां जो है तनाव में मारा जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हम कामयाब हो जाएंगे, उनकी हत्या हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मराठों के साथ जो है सैयद बंधुओं ने, मतलब कि हुसैन अली खां ने क्या किया, संधि कर ली। तो साहू जी थे उस समय, साहू जी के साथ उन्होंने संधि कर ली। तो जो मराठा के साथ सैयद बंधुओं का मतभेद होने वाला था वो नहीं हो सका। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सैयद बंधु थे वो हिंदुस्तानी दल का प्रतिनिधित्व करते थे और सैयदों को हिंदुओं और राजपूतों का जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में समर्थन प्राप्त था, जिसके चलते वह मजबूत बने जा रहे थे, ठीक है। तो सैयदों और सम्राट के बीच क्या हुआ, युद्ध हो गया। जब इतना देखा सैयद बंधुओं ने कि हमारे पीछे जो है सम्राट पड़ा हुआ है और हमारी हत्या के लिए बार बार प्रयास करते जा रहा है, तो उसने क्या किया, हुसैन अली खां ने की सेना संगठित की जिसमें मराठाओं के सैनिक थे और सम्राट के साथ जो है युद्ध उनका होने लगता है। सम्राट जो है पराजित हो जाता है। तो सम्राट पराजित हो गया, सम्राट मतलब कौन, फर्रुखसियर। तो जब पराजित हो जाता है तो वो जो है ये इनका अभिभावकत्व जो है स्वीकार करता है सैयद बंधुओं का। वो ये कहता है कि हम सम्राट नहीं रहेंगे, आप लोग हमारे अभिभावक रहेंगे, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा हम करेंगे। अधीनता इनकी स्वीकार करता है। लेकिन ये चीज़ सैयद बंधुओं को पसंद नहीं आया, क्योंकि सैयद बंधुओं ने शिकायत की थी कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो न तो वफा जानता है और न ही अपने कर्तव्य को ठीक से निभाना जानता है। ये कभी भी अपने मार्ग से भटक सकता है और हमारी हत्या करा सकता है। तो सैयद बंधुओं ने निर्मम हत्या कर दी फर्रुखसियर की और इस प्रकार सैयद बंधुओं का भी विरोध होने लगा। और धीरे धीरे आगे हम देखेंगे कि सैयद बंधुओं के विनाश के क्या कारण थे और सारी क्या भूमिकाएं रहीं, उनके शासन की क्या भूमिका रही, क्या महत्व रहा,
ये सब अगले वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसी विषय से संबंधित नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे।